नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात कर समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धेय बापू का सत्यनिष्ठ आचरण, अहिंसा की उनकी अडिग साधना और मानवता के प्रति अनन्य करुणा संपूर्ण विश्व को सदैव अलौकित करती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि आइए बापू के आदर्शों को आत्मसात कर समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा और सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी। इसके बाद 11 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 की आम बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी और बजट सत्र के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर विशेष फोकस रहेगा। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी विचार किया जाएगा और वहीं विपक्ष द्वारा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल के सामने 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2 को रोक दिया गया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक दिवस पर बेसिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए घोषित की जा चुकी कैशलेस मेडिकल सुविधा को लागू करने पर सहमति दी है। इस योजना में 11,95,391 लाभार्थी शामिल होंगे और इस पर अनुमानित 358 करोड़ 61 लाख रुपए का खर्च आएगा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि जिन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आईपीडी अंतर्रोगी विभाग उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमान्यता प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा के दौरान कथित पुलिस फायरिंग के मामले में 22 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस सूची में तत्कालीन संभल सिटी सर्कल ऑफिसर सीओ अनुज चौधरी भी शामिल हैं। 9 जनवरी को संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विमांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रमुख अनुज तोमर और 20 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश शाही जामा मस्जिद के कोर्ट आदेशित सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग के आरोपों को लेकर दायर शिकायत पर आधारित था। संभल के पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने पुष्टि की है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है, जिसमें सीजेएम के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। फिलहाल इस पिटीशन पर सुनवाई होना बाकी है। राज्य सरकार के अलावा एफआईआर में नामित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी अलग अलग तरीके से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सच्चा न्याय यह सुनिश्चित करने में है कि किसी पर भी अत्याचार या अन्याय ना हो। यादव ने कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी, और बात सिर्फ नियम नहीं नीयत की भी होती है। उन्होंने कहा कि ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ
अन्याय हो, ना किसी पर जुल्म ज्यादती हो, ना किसी के साथ नाइंसाफी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हालिया नियमों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जातीय आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए हैं। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने आक्रोश फैला दिया और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। काकोरी के बहरू गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात उपद्रवी ने ईंट से हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को टूटा हुआ देखा तो गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौड़ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा साहेब की प्रतिमा उनकी आस्था और सम्मान का प्रतीक है और उसके साथ की गई छेड़छाड़ ने पूरे गांव की भावनाओं को आहत किया है। एसीपी शकील अहमद ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अज्ञात आरोपी की पहचान के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सहारनपुर मंडल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक तल्खी ने विपक्षी एकता की तैयारियों को बड़ा झटका दिया है। विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर सपा नेतृत्व के निर्देशों के बाद जहां पार्टी ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई है, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मजबूत पकड़ और सीटों को लेकर बढ़ती दावेदारी से गठबंधन में खींचतान तेज हो गई है। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर है। सपा एमएलसी शाहनवाज खान का दावा है कि कांग्रेस कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद ने बेहट, सहारनपुर नगर और देहात में बड़ी बढ़त लेकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। वहीं सपा विधायक आशु मलिक और उमर अली खान के साथ इमरान मसूद के रिश्ते लगातार तलक बने हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी जारी है। गंगोह और नकुड़ सीटों पर भी समीकरण जटिल है। गंगोह इमरान मसूद का गृह क्षेत्र है, जबकि नकुड़ से वे 2 बार बेहद करीबी मुकाबले में हार चुके हैं। भाजपा की ओर से सैनी बिरादरी के मजबूत नेताओं की मौजूदगी और संभावित प्रत्याशियों के नामों के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया गया है। अपनी निगाहें अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर टिकी हैं कि वे सहारनपुर में उभरे इस टकराव को कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि यही विपक्ष को चुनौती ताकत तय करेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह अभियान जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें सरकार, मीडिया, डेवलपमेंट पार्टनर्स और समुदाय की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। प्रदेश सरकार ने पोर्टेबल एआई सक्षम हैंड हेल्थ एक्सरे मशीनों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जिससे बिना लक्षण वाले टीबी रोगियों की पहचान संभव हुई है। प्रदेश में 930 नेट मशीनों के माध्यम से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच की जा रही है। गोमती नगर स्थित एक होटल में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई और इस मौके पर उनके जरिए टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश पर ई-न्यूज लेटर का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 7 दिसंबर 2024 को देश भर में 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई थी और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन हेतु भारत सरकार जरिए सम्मानित किया गया और फरवरी 2026 से प्रदेश में दोबारा 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया जाएगा। फरवरी से शुरू होने वाला यह 100 दिवसीय अभियान उत्तर प्रदेश को टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के और अधिक निकट ले जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।